आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे 16 सितंबर के करंट अफेयर्स को। चलिए फिर करते हैं क्लास को हम शुरू। बात करें गवर्नमेंट के बारे में, तो हमारी जो सरकार है उसने लाभ किस्त के रूप में एनटीपीसी से जो है वो 1487 करोड़ का जो लाभ है वो हुआ है। भारत सरकार यानी हमारी इंडियन गवर्नमेंट को राज्य के स्वामित्व वाली जो बिजली निगम है, इसे बोलते हैं हम एनटीपीसी, इसने 1487 करोड़ रुपए का जो लाभ है वो प्राप्त किया है एनटीपीसी से हमारी गवर्नमेंट ने। बात करें एनटीपीसी के वित्त वर्ष के बारे में, तो ये 2022 से 23 जो वित्त वर्ष था 2022 से 23 के लिए अंतिम लाभांश के रूप में 2908.99 करोड़ रुपए जो है इसका ये भुगतान किया गया था। ठीक है, जो एनटीपीसी है, एनटीपीसी इसके लाभांश चुकता जो एक्टिविटी शेयर पूंजी है वो है हमारी 30%। 30% क्या है इसकी लाभांश चुकता एक्टिविटी शेयर पूंजी। और बात करें वित्त वर्ष 2022 से 23 के लिए जो वितरित कुल लाभांश रहा था इसका एनटीपीसी का, वो 7030.08 करोड़ रुपए इसका वितरित कुल लाभांश रहा था 2022 से 23 के वित्त वर्ष में। अब इसने ये लाभ कैसे हुआ इस एनटीपीसी को, तो बात करें एनटीपीसी ने 73,824 मेगावाट 73,824 मेगावाट की जो बिजली है उसके उत्पादन क्षमता के कारण एनटीपीसी को जो 1487 करोड़ रुपए का जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारे एनटीपीसी, इसको ये लाभ हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसने जो बिजली की जो क्षमता, उत्पादन की जो क्षमता है वो इसने बढ़ा दी, जो कि कर दी 73,824 मेगावाट। इसकी वजह से ये इतना लाभ हमें देखने को हमें मिला है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगा है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गायिका जो है कनिका कपूर, इनको स्वास्थ्य देखभाल नायकों में लंदन में एशियन अचीवर अवार्ड जो है वो इनको दिया गया है, जिनकी जो रेटिंग रही वो AAA की रेटिंग इन्हें विजेताओं में इन्हें शामिल किया गया है 2023 के एशियन अचीवर अवार्ड से। ठीक है, जो रही हमारी कनिका कपूर। तो पूछ लिया जाता है एशियन अचीवर अवार्ड किसे दिया गया है भारत से, तो भारतीय जो गायिका है उन्हें कनिका कपूर को ये एशियन अचीवर अवार्ड दिया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन, ये हमारी क्या है, ये डिजिटल करेंसी है, डिजिटल करेंसी है क्रिप्टो करेंसी। जैसे हमारी आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक, इसने अपना एक डिजिटल रुपया लॉन्च किया जिसका नाम है सीबीडीसी। ये हमारी भारतीय रिजर्व बैंक का डिजिटल रुपया है, सीबीडीसी इसका नाम रखा गया है। ऐसी ये बिटकॉइन जो है डिजिटल करेंसी, इसके जमीनी स्तर पर जो क्रिप्टो करेंसी है उसको अपनाने के लिए भारत जो है 154 देशों की रैंकिंग में सबसे फर्स्ट स्थान पर रहा है। अगर पूछ लिया जाता है जमीनी स्तर पर क्रिप्टो को अपनाने में भारत 154 देशों में कौन सा स्थान है इसका, तो इसकी फर्स्ट रैंकिंग रही है इसमें। ठीक है, जो कि भारत ने ये हासिल की है। अगर बात करी जाए इनकी सेकंड रैंकिंग की, तो सेकंड जो रैंकिंग रही है वो रही है नाइजीरिया की। सेकंड रैंकिंग की बात करें तो ये रही है नाइजीरिया की, नाइजीरिया। ठीक है, और थर्ड रैंकिंग की बात की जाए जो थर्ड रैंकिंग रही है वो रही है वियतनाम की। वियतनाम, ये 154 देशों में जमीनी स्तर पर जो क्रिप्टो को अपनाने के लिए इनको रेटिंग दी गई, और 154 देशों में जो भारत की रैंकिंग रही वो फर्स्ट रही, सेकंड जो रही थी वो नाइजीरिया की, और जो थर्ड थी वो वियतनाम की थी। भारत सरकार की बात करें तो इसने काफी कड़े नियम पेश किए गए क्रिप्टो करेंसी को लेकर, जिसमें लाभ, अगर प्रॉफिट होता है आपको क्रिप्टो करेंसी में तो उसके लिए 30% टैक्स किया गया है भारत गवर्नमेंट की ओर से, इस पर 30% टैक्स है। और इसमें क्रिप्टो जो ट्रेडर्स होते हैं उन पर 1% टीडीएस है, इसमें शामिल किए गए जो किए गए थे भारत सरकार की ओर से। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बात करें कैबिनेट ने 4 साल के लिए ई कोड चरण 3 को जो है वो मंजूरी दी है, जो दी गई है कैबिनेट की ओर से, जिसमें अध्यक्षता रही है वो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 वर्षों के लिए ई कोड परियोजना चरण 3 की मंजूरी दी गई है। ये 4 वर्षों के लिए इसकी मंजूरी दी गई है। बात करें चरण 3 के बारे में, चरण 3 के बारे में, ये जो चरण 3 है ये एक स्मार्ट शेड्यूलिंग प्रणाली है।
जो कि लागू की जा रही है। इसका जो मेन उद्देश्य है चरण थर्ड है, इसका जो मेन उद्देश्य है वो डिजिटल, ऑनलाइन और कागज रहित जो अदालत की जो प्रणाली होती है उनमें परिवर्तन लाना है। इसके लिए इसे लॉन्च किया जा रहा है ई-कोर्ट चरण थर्ड को, ठीक है, जिसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है 4 साल के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 84 जो कलाकार हैं उनको संगीत नाटक के लिए जो हमारी अकादमी में उन्हें अमृत पुरस्कार से सम्मानित इन्हें किया गया है। जो किया गया इन्हें अमृत जो पुरस्कार है वो दिया गया है, जो दिया गया है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। इसमें क्या था, इसमें 75 वर्ष से जो अधिक की आयु के हमारे गायक हैं, संगीत के जो गायक हैं, उनके लिए 84 जो भारत के कलाकार हैं उनके लिए अकादमी अमृत पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनके अब तक अपने करियर में कोई भी राष्ट्रपति सम्मान नहीं दिया गया, उनके लिए ये सम्मान दिए गए हैं। ठीक है, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट की बात करें आरबीआई के बारे में। आरबीआई जो है इसने अपने जो नियम है उनके उल्लंघन के लिए 4 जो सहकारी बैंक है उन पर यह जुर्माना लगाया गया है। जिन पे जो जुर्माना लगाया गया है उन पर मौद्रिक जुर्माना लगाया, यानी कि एक राशि तय की गई है, यानी कि इतने इतने रुपए का इन पे जुर्माना लगाया गया है। वो जो कंपनी जो बैंक रही है जिन पर ये जुर्माना लगाए तो वो है वेचा राजी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, इस पे 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। फर्स्ट बैंक ये रही। सेकंड की बात करें तो सेकंड है वो है वागोडिया अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ लिमिटेड, जिस पे 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, इस पे लगाया गया है 5 लाख का। ठीक है, फिर थर्ड जो है इसका नाम है वीरम गाम मार्केटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, इस पे लगाया गया है 5 लाख रुपए का जुर्माना, ये आरबीआई की ओर से लगाया गया। और चौथी बैंक की बात की जाए, चौथी बैंक जो है वो है बारामती सहकारी बैंक लिमिटेड, इस पे लगाया गया है 2 लाख रुपए का जुर्माना। यानी कि इन सभी बैंकों पर, इन चारों बैंकों पर आरबीआई की ओर से इतनी इतनी मौद्रिक जो जुर्माना है वो लगाया गया है। ठीक है, जो कि लगाया गया है उनके नियमों के उल्लंघन के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट की बात करें, भारतीय शोधकर्ता सहायक टीम ने 2023 में एलजी नोबेल पुरस्कार जीता है, जो कि जीता गया है 2023 में। एलजी नोबेल पुरस्कार की बात करें तो ये भारत, चीन, मलेशिया और अमेरिका के वैज्ञानिकों की एक टीम ने 2023 में एलजी नोबेल पुरस्कार जो है वो जीता है। अब बात करें एलजी नोबेल पुरस्कार दिया किसे जाता है, तो इसमें जो मृत मकड़ियां होती हैं उनको पकड़ने वाले जो उपकरण होते हैं उनके उपयोग करने के लिए अपने अध्ययन के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग श्रेणी जीत हासिल की है इन्होंने। जो मृतक मकड़ियां होती हैं उनको पुनः जीवित करने के लिए, उन्हें दोबारा से जीवित करने के लिए इसका अध्ययन 2022 में एडवांस साइंस जर्नल ने प्रकाशित किया गया था इसमें। ठीक है, जो मकड़ियां होती हैं उनको पुनः जीवित कर दिया गया, जो अध्ययन हुआ था ये 2022 में हुआ था, एडवांस साइंस जर्नल में ये प्रकाशित किया गया था। ये जो पुरस्कार है एलजी नोबेल जो पुरस्कार है, ये जो पुरस्कार है उन लोगों के आरक्षित है जिनने मानव जाति के लिए सबसे बड़ा लाभ पहुंचाया, मानव जाति को सबसे ज्यादा लाभ पहुंचाते हैं उनके लिए एलजी नोबेल पुरस्कार जो है ये दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट की बात करें तो राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय का अंतिम निदेशक नियुक्त किया गया है, अंतरिम निदेशक नियुक्त किया गया है इन्हें, राहुल नवीन को। इनसे पहले जो थे वो संजय कुमार मिश्रा थे, इनकी जगह किसने लिया, वो राहुल नवीन ने लिया है। इनको इस प्रभारी निदेशक नियुक्त इन्हें किया गया है प्रवर्तन निदेशालय का। प्रवर्तन निदेशालय भारत में एक विशेष कानून प्रवर्तन एजेंसी है, जो है प्रवर्तन निदेशालय, जो देश में आर्थिक कानून और विनियमनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार रहती है। ये जो एजेंसी है वो वित्त अपराध, मनी लॉन्ड्रिंग, आर्थिक अपराध जैसे जो संबंधित मामले होते हैं उनकी ये जांच करती है, और उन जांचों पर अगर कुछ पाया जाता है उनके लिए मुकदमा चलाती है। ठीक है, तो इसके जो निदेशक नियुक्त किए गए वो राहुल नवीन है। ठीक है, ओके, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सरकार ने कृषि
सांख्यिकी के लिए एक एकीकृत पोर्टल जो है जिसका नाम है यूपीएजी लॉन्च किया गया है। ये किया गया है सरकार की ओर से। केंद्र ने कृषि आंकड़ों के प्रबंधन के लिए एक ऑनलाइन ही प्लेटफॉर्म जो है यूनिफाइड पोर्टल ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स यानी यूपीएजी लॉन्च किया गया है। ये प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिसका नाम दिया गया है यूनिफाइड पोर्टल ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स। इसका पूरा नाम दिया गया है, इसकी फुल फॉर्म है यूपीएजी की। ठीक है, ये लॉन्च किया गया है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित यानी यूपीएजी। यानी ये जो यूपीएजी जो है वो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा इसे विकसित किया गया है। इस नीति आयोग के सदस्य जो थे वो थे रमेश चंद द्वारा ही इसे लॉन्च किया गया। अगर पूछ लिया जाता है यूपीएजी को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो वो रमेश चंद के द्वारा से लॉन्च किया गया था, जो कि नीति आयोग के इसके सदस्य थे। इसमें ये जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है यूपीएजी, ये प्लेटफॉर्म कीमत जो होती है, व्यापार, खरीद, स्टॉक जैसे फसल के अनुमान उत्पन्न करने के लिए इसे यूपीएजी को डिजाइन किया गया है। ठीक है, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें भारत और बांग्लादेश की, तो भारत और बांग्लादेश का सबसे बड़ा निर्यातक भागीदार बन गया है। बांग्लादेश का सबसे बड़ा निर्यातक बना है भारत, सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है भारत। जापान और चीन से भी अधिक बांग्लादेश का सबसे बड़ा जो निर्यातक भागीदार बन के ये भारत उभरा है। केंद्रीय विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव जिनका नाम है स्मिता पंत ने कहा है कि बांग्लादेश और भारत के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार है उसमें काफी हमें वृद्धि देखने को हमें मिली है। बांग्लादेश का जो भारत का जो निर्यात था पहले की बात करें तो 450 मिलियन जो था अमेरिकन डॉलर रहा था। अब जो प्रेजेंट में वो 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। यानी कि जो पहले था भारत और बांग्लादेश का जो व्यापार निर्यातक था वो 450 मिलियन अमेरिकन डॉलर था। अब क्या हुआ, अब 2 बिलियन अमेरिकन डॉलर हो गया। यानी कि इसमें काफी हमें ग्रोथ देखने को मिल गया है, जिसमें जो सबसे बड़ा भागीदार है वो भारत बन गया है निर्यातक। ठीक है, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो अशोक लीलैंड ने ई बस संयंत्र स्थापित करने के लिए यूपी जो गवर्नमेंट है, उत्तर प्रदेश जो सरकार है, इसके साथ एक एमयू यानी कि हस्ताक्षर इन्होंने यानी एक एग्रीमेंट इन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ ये किया गया है। अशोक लीलैंड ने राज्य में एकीकृत वाणिज्यिक वाहन और इलेक्ट्रिक बस संयंत्र स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश जो सरकार है इसके साथ इस समझौता ज्ञापन पर इन्होंने हस्ताक्षर किए, जो किए अशोक लीलैंड ने। संयंत्र मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक बसों का उत्पादन करेगा, जिसमें वर्तमान में जो उपलब्ध ईंधन है उनके साथ साथ उभरते वैकल्पिक जो ईंधन है उनके द्वारा संचालित अन्य वाहनों को भी इकट्ठा करने की इसमें सुविधा होगी। उत्तर प्रदेश में जो नई यूनिट होंगी वो अगले 18 महीने से 18 मंथ बाद ये शुरू हो जाएंगी। जो नई यूनिट जो आएंगी वो 18 महीने के बाद शुरू हो जाएंगी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो पूर्व के एसबीआई जो प्रमुख हैं जिनका नाम है रजनीश कुमार, ये मास्टर कार्ड के अध्यक्ष ने नियुक्त किया। यानी ये पहले एसबीआई के प्रमुख थे रजनीश कुमार, अब ये मास्टर कार्ड के अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, मास्टर कार्ड द्वारा एक घरेलू ग्राहकों को कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध जो लगा था वो जून 2022 में इसे हटा दिया गया था। ठीक है, पहले इस पे प्रतिबंध लगा हुआ था मास्टर कार्ड द्वारा जो घरेलू ग्राहकों को कार्ड जारी करने पर। ठीक है, जो कि अब जून 2022 में इसे बिल्कुल पूरी तरीके से हटा दिया गया था। क्वेश्चन हमारा ये था एसबीआई के जो प्रमुख थे पूर्व के जो प्रमुख थे रजनीश कुमार, इन्हें मास्टर कार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगर पूछ लिया मास्टर कार्ड के नए अध्यक्ष कौन है तो वो है रजनीश कुमार। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बात करें विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के बारे में, तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस जो है ये 17 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जामों में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, वो 17 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस रोगी सुरक्षा के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने और रोगी क्षति को कम करने के लिए सभी देशों में अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों द्वारा एकजुटता और एकजुट कार्रवाई का आह्वान करने के लिए प्रतिवर्ष 17 सितंबर को इसे मनाया जाता है। ठीक है,
और विश्व रोगी सुरक्षा दिवस की जो स्थापना, अगर पूछिए इसकी स्थापना कब की गई थी, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस की स्थापना की बात की जाए तो इसकी जो स्थापना है वो 2019 में की गई थी, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस की। अब पूछी जाती है इसकी थीम क्या रही, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2023 की थीम क्या है। तो इसकी जो थीम है वो है एंगेजिंग पेशेंट्स फॉर पेशेंट सेफ्टी। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस की अगर थीम पूछ ली जाती है वो एजिंग पेशेंट्स फॉर पेशेंट सेफ्टी इसकी थीम रखी गई है 2023 की विश्व रोगी सुरक्षा दिवस की। ठीक है, बात की जाए भारत की गवर्नमेंट की यानी सरकार की, भारत सरकार की, तो इसने 12 AH से निर्मित, 12 AH की बात की जाए तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है HAL, इसके द्वारा Su-30 MKL जो फाइटर जेट है इनको खरीद की जो वो मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, खरीद के प्रस्तावों को ध्रुवास्त्र हवा में सतह पर मार करने वाली मिसाइल और डोर्नियर विमान का उन्नयन भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इंडिगो भारतीय फुटबॉल टीम के लिए आधिकारिक एयरलाइन बन गई है, जो बनी है इंडिगो भारतीय फुटबॉल टीम के लिए। इंडिगो भारतीय फुटबॉल टीम के लिए वैश्विक भागीदार और आधिकारिक एयरलाइन ये बन गई है। भारतीय फुटबॉल टीम के आधिकारिक एयरलाइन के रूप में इंडिगो का जो नेटवर्क है वो खिलाड़ियों के अधिकारों और सहायक कर्मियों के विविध यात्रा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सावधानी पूर्वक इसे डिजाइन किया गया है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि AIFF, यह हमारा अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, इसके साथ साझेदारी के लिए 1 वर्ष के लिए ये किया गया है। ठीक है, इसके साथ जो साझेदारी वो 1 वर्ष के लिए की गई है। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो टाटा स्टील ने यूके सरकार के साथ 500 मिलियन पाउंड का सौदा जो किया गया है वो टाटा स्टील की ओर से किया गया है। यूके सरकार ने टाटा स्टील वेल्स में पोर्ट टैलबॉट स्टील वर्क्स के लिए 1.2 बिलियन के साथ संयुक्त निवेश पैकेज को सहमत किए गए हैं। इस परियोजना का लक्ष्य क्या है, तो इस परियोजना का जो लक्ष्य है वो 1 में प्रत्येक प्रत्यक्ष उत्सर्जन जो है वो 50 मिलियन टन की कमी को करना है और यूके के संपूर्ण कार्बन उत्सर्जन के लगभग 1.5% की इसमें कटौती करना है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निपाह वायरस फैलने के कारण केरल में हाई अलर्ट है। ये जो वायरस है जिसका नाम है निपाह वायरस, 12 सितंबर को केरल ने 2018 के बाद निपाह वायरस के चौथे प्रकोप की घोषणा इसने की गई, जो की गई केरल की ओर से। केरल ने निपाह का प्रकोप एक वायरस बीमारी जिसमें भारत के दक्षिण राज्य केरल में ये प्रभावित करती है। ये जो वायरस है वो जानवरों में मनुष्य में फैलता है, यानी कि इंसानों में भी फैलता है और मनुष्यों में भी फैलता है, और जो गंभीर बीमारी यहाँ तक कि मृत्यु का भी ये कारण बन सकता है। ये जो वायरस है 19 मई 2018 को भारत के केरल के कोझिकोड जिले में निपाह वायरस रोग यानी कि NIV फैलने की सूचना इसमें मिली थी, यानी कि ये 19 मई 2018 में इसकी में पता पड़ी थी निपाह वायरस के बारे में। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गुजरात राज्य में OBC के लिए 27% जो स्थानीय निकाय है उनके लिए जो सीट है वो आरक्षित करने वाला विधेयक इन्होंने पारित कर दिया, जो किया गुजरात गवर्नमेंट ने। गुजरात की जो विधानसभा है इसने एक विधेयक पारित किया है जो अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC, इसके लिए पंचायत, नगर पालिकाओं और नागरिक निगमों जैसे स्थानीय निकायों में 27% जो सीट है वो निर्धारित करता है OBC के लिए, जो किया है गुजरात के विधानसभा ने। गुजरात के स्थानीय प्राधिकरण कानून संशोधन में विधेयक 2023 पारित किया गया था, 2023 इसमें पारित किया गया, जिसमें 29 अगस्त को गुजरात सरकार ने जवेरी आयोग द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट के आधार पर स्थानीय जो निकाय है उनके लिए घोषणा की गई थी 27% के लिए, जो कि पिछड़ा वर्ग है OBC।
इन सभी के लिए पंचायत और नगर पालिका और न्यायिक निगमों के जैसे स्थानों के लिए इनके लिए 27% ये आरक्षण जो वो निर्धारित किया गया है गुजरात की विधानसभा के द्वारा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गजेंद्र शेखावत ने संयुक्त रूप से स्वच्छता ही सेवा यानी कि स्वच्छता ही सेवा 2023 अभियान की जो शुरुआत इन्होंने की है, जो की है गजेंद्र शेखावत ने। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ये हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत, ये हमारे सेंट्रल जल शक्ति मंत्री हैं। ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने आज जयपुर में राजस्थान के अखिल भारतीय स्वच्छता पखवाड़ा यानी स्वच्छता ही सेवा अभियान इन्होंने शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बात करें ओजोन दिवस के बारे में, तो ओजोन जो दिवस है ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाता ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष ये 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। ठीक है, क्यों मनाया जाता है, अगर पूछ रहा है क्यों मनाया जाता है, ओजोन परत के महत्व के बारे में इनकी जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, ओजोन दिवस। 1987 में आज के दिन ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। 1987 में किए गए थे 16 सितंबर को। 1994 में विश्व ओजोन दिवस मनाया जा रहा था, जिसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। 1994 से इसकी स्थापना की गई थी ओजोन दिवस की, तब से ये मनाया जा रहा है। विश्व ओजोन दिवस 2023 की जो थीम है, अगर ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनकी थीम पूछ ली जाती है। ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस की जो थीम रही है वो रही है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड reducing climate change। ये विश्व ओजोन दिवस की थीम रखी गई 2023 की, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज, ये इसकी थीम रखी गई है विश्व ओजोन दिवस की। क्वेश्चन हमारा ये था, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है और इसकी जो थीम है वो ये हमारी रखी गई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ठीक है, और कब से मनाया जा रहा है? 1994 से, ये 1994 से विश्व ओजोन दिवस जो है ये मनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पीएम ने 17 सितंबर को पारंपरिक जो कारीगर हैं उनके लिए पीएम विश्वकर्मा जो वो लॉन्च किया गया, ये किया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। प्रधानमंत्री ने 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर पारंपरिक जो कारीगर हैं उनके लिए, जो शिल्पकार होते हैं उनके लिए पीएम विश्वकर्मा जो है वो लॉन्च किया गया है। ठीक है, जो कि पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है। पीएम विश्वकर्मा जो है इसमें 13,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ केंद्र जो सरकार है हमारी उसके द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित इसे किया जाएगा। ठीक है, इसके 18 जो शिल्पकार हैं उनको शामिल किया जाएगा, जिनमें पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के माध्यम से उनको मान्यता प्रदान की जाएगी। जो हमारे पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार हैं उनको लिए पीएम जो विश्वकर्मा प्रमाण पत्र दिया जाएगा, उनके आईडी कार्ड के माध्यम से उनको एक मान्यता प्राप्त होगी। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, मेरी क्लास में जुड़े रहने के लिए।